और सर एक सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस पूरे सेशन का जो होगा वो ये है, एंड इसके सर क्या बताओ सर, इतने सारे कमेंट्स है इसके रिगार्डिंग कि क्या फिजिक्स वाला के जो मॉड्यूल्स है, बेसिकली जो मटेरियल्स है, वो क्या एनफ है जेई मेंस एंड एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू? क्योंकि बहुत सारे ऐसे चैनल्स है जिसने वीडियोस बना दिए फिजिक्स वाला के मॉड्यूल्स के ऊपर कि वो एनफ नहीं है, इवन उससे मेथ्स भी क्लियर नहीं हो सकता है। तो सर क्या आपका राय है इसके रिगार्डिंग? तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज इस 100 के स्पेशल Q&A वीडियो में हमारे साथ है एक स्पेशल सर जो कि मेरे प्रिपरेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सर का नाम आप ऑलरेडी जानते हो बिकॉज मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट भी किया था जहां पे मैंने बताया था कि सर हमारे चैनल पे आने वाले हैं, सर से आप जितने भी क्वेश्चंस पूछना चाहते हो आप पूछ सकते हो। तो मैंने देखा कि बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, इनफैक्ट सर ने भी देखा। तो हमने कुछ क्वेश्चंस पिक किया बिकॉज टाइम की लिमिट है, तो हम सारे क्वेश्चंस आंसर नहीं कर पाते। तो इसलिए जो जो क्वेश्चन हमें सही लगा वो सारे क्वेश्चन हम इस इंटरव्यू में आंसर करेंगे। बाकी सर आप थोड़ा सा अपना इंट्रो दे देते बच्चों को। हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा। मैं आपका अपना एटीएस सर अमिताभ शर्मा। कैसे हैं आप सब लोग? सबसे पहले तो दिवाली आ रही है भाई, तो आप सभी को एडवांस में विश यू वेरी वेरी हैप्पी दिवाली। और आज मैं आपको बता दूं, मुझे बहुत खुशी हो रही है इस समय। ऋतिक नो डाउट मेरा स्टूडेंट रहा है और आज वो एक बहुत वेल नोन फेमस यूट्यूबर भी बन चुका है, तो बहुत अच्छा लग रहा है आज उससे स्क्रीन शेयर करते हुए। थैंक यू सर। सर आपसे पूछना तो बहुत कुछ है सर, पर्सनली लाइक इतने समय के बाद आपसे इंटरेक्ट कर रहा हूँ, लाइक मेरे को लगा नहीं था कि कभी आपसे ऐसे पर्सनली बात भी कर पाऊंगा। ठीक है, पूछने तो सर बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे को खुद पर्सनली है, बट क्योंकि टाइम का रेस्ट्रिक्शन है और बच्चों के क्वेश्चंस भी है तो पहले उनके क्वेश्चंस को पिक करेंगे। तो नहीं, सर सबसे बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, श्योर हाँ सर। श्योर जी। तो सर सबसे पहला क्वेश्चन जो बच्चे पूछना चाहते हैं आपसे कि आप जनरली, मैं भी पूछना चाहता हूँ सर, कि आप लाला लाली कहते हैं हमें क्लास में सर, उसका रीजन क्या है? उसके पीछे एक बहुत छोटी सी कहानी है। एक्चुअल में मेरे जो फादर थे, हाँ, वो मुझे प्यार से लाला बोलते थे। तो जब भी मैं इस तरह से बोलता हूँ तो एक तरह से यूँ मान लीजिए बस मैं फादर कहीं ना कहीं मेरे जहन में तो बसे ही हुए हैं। तो इसलिए बस मैं मेरे मुंह से भी निकल जाता है एकाएक जब मैं कभी बच्चों से मिलता हूँ। तो जैसे पापा मुझे बड़े प्यार से लाला करके बोलते थे, तो मैं भी बच्चों को बड़े प्यार से लाला करके बोल देता हूँ। अब बच्चियाँ हैं तो बच्चियों को क्या बोलूँ, तो वो मैंने उसमें लाली जो है उसको थोड़ा सा क्या कर दिया, मॉडिफाई कर दिया है। तो इसलिए मेरे मुँह से लाला लाली निकल जाता है। तो दैट्स वाई ये बहुत पहले से चलता चला आ रहा है पापा के समय से। तो ये मेरी आदत में आ गया है, एक्चुअल में वॉच वर्ड बन गया है। हाँ सर। और सर सेकंड क्वेश्चन ये है कि सर आपने फिजिक्स वाला क्यों ज्वाइन किया? फिज़िक्स वाला जब मुझे मतलब पता चला, और बहुत ही जैसा कि अलग सर को तो भाई सभी जानते हैं, मैं उनके बारे में क्या बताऊं। वो ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट, आप सबको पता है, वेल नोन फिगर हैं। तो जो वो काम कर रहे हैं बहुत ही यूनिक काम है। हर एक बच्चा क्या होता है आज के समय में इतनी महंगी एजुकेशन को अफोर्ड नहीं कर पाता है। तो जो वो काम कर रहे हैं, नो डाउट इन इट, वो बहुत ही बड़ा काम है। तो मुझे जब लगा, मुझे पता चला कि यार एक इस चीज़ का हिस्सा बनने का मौका मिल रहा है, तो मैंने सोचा यार ये अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना है और क्यों ना उनके साथ जुड़ जाएं। और इस बहाने हो सकता है कि हमारे हाथ भी कुछ पुण्य लग जाए और कुछ बच्चों का भला करने का मौका मिले। तो इसलिए मैं ये सारी चीज़ें देखते हुए जुड़ गया। और नो डाउट फिज़िक्स वाला वन ऑफ द मोस्ट, आपको पता ही है, बहुत ही शानदार प्लेटफॉर्म है और बहुत ही अच्छा फील आ रहा है। एक बहुत शानदार एक्सपीरियंस मिला मुझे फिज़िक्स वाला में जुड़ने के बाद। हाँ सर। सर थर्ड क्वेश्चन ये रहेगा कि लाइक मैं खुद पर्सनली पूछना चाहता हूँ, जैसे कि अभी कोटा फैक्ट्री वेब सीरीज आई थी, उसमें केमिस्ट्री को, बेसिकली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को जैसे इंटरप्रेट किया गया है लाइक फुल ऑफ एक्सेप्शंस, एंड बच्चे भी यही समझते हैं। तो ये थोड़ा सा सब्जेक्ट बैक साइड में मतलब हेट्रेड रिसीव करता है। तो आपका क्या ओपिनियन है इसके बारे में? देखिए ठीक है, हर इंसान का अपना अपना एक परसेप्शन होता है। वेब सीरीज़ बनी, उनका अपना परसेप्शन रहा होगा, उन्होंने बना दी, ठीक है, इट्स ओके। मेरा मानना यह है कि इनऑर्गेनिक अपने आप में बहुत ज़्यादा कंसेप्ट से भरा हुआ बहुत ही लॉजिकल सब्जेक्ट है। ये बात मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं उसको पढ़ाता हूँ, ठीक है, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो सच्चाई है, रियलिटी है। देखिए 5 to 10% याद रखने वाली चीज़ें कहाँ नहीं होती। फिज़िक्स है, मैथ्स है, क्या आप उसमें फार्मूला याद नहीं करते हैं क्या?
टिग्नोमेट्री है क्या, उसमें आप वैल्यूज़ याद नहीं रखते हैं क्या? तो ऐसा नहीं है कि मतलब जो भी याद रखने की चीज़ है वो केवल इनऑर्गेनिक में ही है, बाकी कहीं पे भी नहीं है, ऐसा मतलब मुझे नहीं लगता है। कम से कम मान के चलिए 90% 95% तो नो डाउट इन इट लॉजिकल चीज़ें हैं। बाकी हाँ 5 to 10% के अप्रॉक्स आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा याद रखने वाली मेमोराइज चीज़ें आती हैं। और हाँ एक चीज़ और है, थोड़ा इसमें कंसेप्ट्स ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू अदर। अगर बात करें तो कंसेप्ट्स थोड़े से ज़्यादा हैं, तो इसलिए भी हो सकता है बच्चों को लगता हो कि यार क्या क्या मेमोराइज करेंगे। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आप सिस्टमेटिक वे में समझेंगे तो आपको कहीं से कहीं तक समस्या नहीं आएगी, क्योंकि इनऑर्गेनिक कुछ नहीं है, ओनली एंड ओनली गेम ऑफ सीक्वेंस। ठीक है ना, एक सीक्वेंस का खेल है। अगर चीज़ों को एक प्रॉपर सीक्वेंस के साथ रखा जाएगा आपके सामने तो इनऑर्गेनिक भी आपको बहुत लॉजिकल नजर आएगी। और सर एक सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस पूरे सेशन का जो होगा वो ये है, एंड इसके सर क्या बताओ सर, इतने सारे कमेंट्स है इसके रिगार्डिंग कि क्या फिजिक्स वाला के जो मॉड्यूल्स है, बेसिकली जो मटेरियल्स है, वो क्या एनफ है जेई मेंस एंड एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू? क्योंकि बहुत सारे ऐसे चैनल्स है जिसने वीडियोस बना दिए फिजिक्स वाला के मॉड्यूल्स के ऊपर कि वो एनफ नहीं है, इवन उससे मेथ्स भी क्लियर नहीं हो सकता है। तो सर क्या आपका राय है इसके रिगार्डिंग? नहीं यार, आई डोंट थिंक सो। ये देखिए सबके अपने अपने चीज़ें होती हैं, जब चीज़ें कुछ ग्रोथ कर रही होती हैं, ग्रो कर रही होती हैं, तो उनके साथ यार कंट्रोवर्सी जुड़ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। ठीक है ना। अब इसमें मेरा मानना यह है कि क्वेश्चंस को मैंने भी देखा है, काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं यार प्रैक्टिस करने के लिए। देखिए एक बात बताएं, क्वेश्चन अल्टीमेटली बनने कहाँ से हैं? जो आपका कंटेंट है, जो आपकी थ्योरी है, क्वेश्चन तो उन्हीं में से बनना है ना, कहीं इधर उधर से तो बन नहीं जाना है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्वेश्चंस के लेवल्स बहुत अच्छे हैं और इससे बोर्ड मेंस एडवांस कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम बड़ी आसानी से आप क्रैक कर सकते हैं। ठीक है ना। और मेरा ये मानना है कि आई थिंक लेवल जो है वो अप टू दी मार्क है। और बाकी तो देखिए हर एक चीज़ में थोड़ा बहुत अपग्रेडेशन चलता रहता है, मॉडिफिकेशन चलता रहता है। आगे और भी हम इन चीज़ों को इम्प्रूव करने की पूरी कोशिश करेंगे। हाँ सर। बाकी सर आपके जो वीडियो है स्पेसिफिकली ये काफ़ी बच्चों को हेल्प करेगी, बिकॉज बहुत सारे बच्चों को ये डाउट्स है इसके रिगार्डिंग। थैंक यू सर। बाकी जो आजकल जनरली बच्चों के साथ प्रॉब्लम होती है वो बैकलॉग्स वाली बहुत प्रॉब्लम होती है, एंड ऑनलाइन में तो ये बहुत सर कॉमन है। तो सर इन जैसे बैकलॉग वाले प्रॉब्लम को कैसे अपन क्लियर कर सकते हैं कम से कम टाइम पे? देखो यार बैकलॉग जो है वाकई मैं ये नहीं कहूँगा कि एक इशू नहीं है, वाकई बहुत बड़ा इशू है। ये बात तो मैं मानता हूँ, आई एग्री विद यू कि बैकलॉग वाकई एक बहुत बड़ा इशू है। लेकिन होता क्या है ना, सारी चीज़ें सिर्फ सोचने से पूरी नहीं होती हैं, करने से पूरी होती हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कोई एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी जिसके थ्रू आप बैकलॉग को कवर कर सकें। और वो स्ट्रेटजी थोड़ी सी रियलिस्टिक होनी चाहिए, ये नहीं कि हाइपोथेटिकल। बहुत से बच्चे होते हैं सोचते हैं मैं 1 महीने में ये कर दूंगा वो कर दूंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ रियलिस्टिक टारगेट दें। उसमें प्रॉब्लम क्या होती है, वो जब वो अनरियलिस्टिक टारगेट अपने आप को देते हैं और वो अचीव नहीं कर पाते हैं तो वो डीमोटिवेटेड फील करते हैं। तो मेरा ये मानना है सबसे पहले नंबर ऑफ चैप्टर्स को आप काउंट करिए, भाई कितने चैप्टर्स हैं आपके। फिर उनको आप वीक्स में डिवाइड करिए कि भाई मुझे इसको इतने इतने वीक में कवर करना है। और ध्यान रखिए कि देखिए चैप्टर तो किसी भी हर एक सब्जेक्ट का बैकलॉग हो सकता है। तो एक समय में जब आप पुराने चैप्टर्स को कवर कर रहे हैं तो एक समय में किसी एक ही सब्जेक्ट को के चैप्टर्स को कवर करिए। फॉर एग्जांपल जैसे आपने पहले फिजिक्स के कर लिए, फिर केमिस्ट्री के कर लिए, फिर मैथ्स के कर लिए, 1 बाई 1 करके करें। ये नहीं कि एक ही समय में आप 2-2 3-3 सब्जेक्ट के चैप्टर एक साथ चला रहे हैं। हाँ आप ऐसा कर सकते हैं कि मान लीजिए 3 फिजिक्स के हैं, 3 केमिस्ट्री के हैं, 3 मैथ्स के हैं, तो एक बार एक फिजिक्स का कर लिया, फिर दूसरे हफ्ते मैथ्स का कर लिया, फिर तीसरे हफ्ते केमिस्ट्री कर लिया। लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि एक ही हफ्ते में आप तीनों चीज़ें एक साथ चला रहे हैं। होता क्या है, सोचने में बहुत अच्छा लगता है लेकिन जब आप करने बैठते हैं तो वो प्रैक्टिकली हो नहीं पाता है। तो वो चीज़ें सोचनी चाहिए जो प्रैक्टिकली पॉसिबल हों। तो थोड़ा सा इस तरह का डिवाइड करें अपने नंबर ऑफ चैप्टर्स को कि वो आप आराम से कर सकें, रियलिस्टिक टारगेट दें। और फिर होगा क्या कि जब आप पहला टारगेट आप अचीव कर लेंगे तो आप अपने आप को खुद ही मोटिवेट फील करेंगे, आपको किसी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप वापस से आगे अगले चैप्टर को कवर करने के लिए और अपने पूरी
पैशन के साथ, जुनून के साथ आप आगे बढ़ जाएंगे। तो एक बार कोई कहता है ना, एक स्पार्क की ज़रूरत होती है, ठीक है ना, तो वो आपको एक किक मिल जाएगी, एक स्पार्क मिल जाएगा, एंड देन आप फिर देखिए फिर कैसे आपका बैकलॉग कवर होता है। तो भाई मेरे सिर्फ सोचने से पूरा नहीं होगा, आप शुरुआत तो करिए। बहुत से बच्चों को मैं देखता हूँ सिर्फ सोचते रहते हैं, मैं करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, स्ट्रेटजी बनाते रहते हैं। ऐसा नहीं होता है, आप शुरुआत करिए, होगा, लेकिन थोड़ा स्ट्रेटजी के साथ। हाँ सर, ज़रूर। लाइक स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है हर चीज़ के लिए, किसी भी चीज़ को एग्जीक्यूट करने के लिए। हार्ड वर्क देखिए, हार्ड वर्क सभी करते हैं, ये बात सही है, हार्ड वर्क देखिए सभी करते हैं, लेकिन स्ट्रेटजी कहते हैं ना, स्मार्ट वर्क स्ट्रेटजी, तो स्मार्ट स्ट्रेटजी एक तरह से आप मान के चलिए स्मार्ट वर्क का हिस्सा है। ओके, तो बस आप ये बात ध्यान रखिए, आपको स्मार्ट वर्क करना है। हाँ सर। सर बाकी जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो जनरली जब मैं भी करता था प्रिपरेशन, मेरे को लगता था कि आप लोग के जो नोट्स है वो इटसेल्फ सफिशिएंट है और उसके बाद हमें एनसीईआरटी करने की दरकार नहीं है, नीड नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि अलग से एनसीईआरटी पूरा रिवाइज करने की या फिर नोट्स बनाने के एनसीईआरटी से नेसेसरी है या फिर कोई दरकार नहीं? एक्चुअल में क्या रहता है कि ये थोड़ा मल्टीपल क्वेश्चन, मतलब मल्टी डायमेंशनल क्वेश्चन हो गया। नोट्स बनाना देखो एक अलग बात है, और एनसीईआरटी पढ़ना एक अलग बात है। नोट्स क्या है कि आप अपने बना भी सकते हैं, नहीं भी बना सकते हैं, वो आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। बहुतों की आदत होती है लिख लिख करके याद रखने की, बहुतों की आदत होती है नहीं साहब हम तो सीधे सीधे ही पढ़ लेंगे, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो नोट्स बनाना या ना बनाना वो आपकी हैबिट पे डिपेंड करता है। अब रही बात एनसीईआरटी की, तो एनसीईआरटी के बारे में मैं ये कहूँगा कि भाई देखो, नॉलेज कहीं से भी मिले तो उसमें कोई बुराई नहीं है, पढ़ना चाहिए, बिल्कुल पढ़ना चाहिए। दो बातें, नई चीज़, आज मैं भी अगर कोई बुक उठा के देखूंगा तो यार मुझे भी कुछ नया मिलेगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि सब कुछ मुझे पता है ना, मुझे भी कुछ नया मिलेगा। तो बुक उठा करके देखते रहना चाहिए, और मेरे हिसाब से पढ़ना ज़रूरी है, पढ़ना चाहिए। और सर फाइनली सर एक क्वेश्चन है कि लाइक अगर कोई भी चैप्टर अपन उठा लेते हैं या फिर कोई भी चैप्टर में परफेक्शन कैसे अचीव कर सकते हैं? लाइक बहुत स्टूडेंट्स को ऐसे प्रॉब्लम होता है कि सर हम लोग कर लेते हैं बट कैसे पता चले कि हम उस चैप्टर को 100% कंप्लीट कर लिए? मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि पहले तो जिस समय आप टीचर वो चैप्टर पढ़ा रहा होता है, तो पहला स्टेप होता है कि आप उसको बहुत ध्यान से सुने, समझें, ठीक है ना। टीचर क्या सोच रहा है, वो क्या समझाना चाह रहा है, उस बात पे आप फोकस करें, नंबर 1। फिर जब वो चैप्टर पूरा हो गया है, अब क्या करें? अब आप ये करें कि आप समय निकाल के, टाइम निकाल करके एक बार उसके प्रॉपर नोट्स को वॉच करें, थ्योरी को वॉच करें, ठीक है ना, मेथड को वॉच करें, प्रोसेस को वॉच करें कि कैसे क्या हुआ है। भाई मैथ्स है तो थ्योरी कम मिलेगी, नो डाउट इन इट। आप प्रोसेस को समझें कि कैसे क्वेश्चंस को एग्जीक्यूट किया सर ने, कैसे क्या किया। जब आप ये चीज़ों को समझ लें, अब आप धीरे धीरे क्वेश्चन को क्या करें, प्रैक्टिस में लाना शुरू करें। अपने जो आपको डीपीपीज मिलती हैं उनको फोकस करें, जो मॉड्यूल्स मिलते हैं उनको फोकस करें, ठीक है ना। बच्चों को मैंने अक्सर देखा है वो नई नई बुक्स इधर उधर की जो है उन पे आ जाते हैं। ठीक है यार, आपकी चॉइस है, आप लगाना चाहते हैं, बुक्स लगाना चाहते हैं, आप लगाइए, कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन पहले जो आपके पास है पहले आप उसको कवर करने की कोशिश करिए। मतलब मैंने देखा है बच्चों को घर को वो क्या करते हैं ना, लाइब्रेरी बना लेते हैं। वो क्या करते हैं, बहुत सारी बुक्स खरीद के रख लेंगे। अब होगा क्या, अगर वो नहीं कवर कर पा रहे हैं, वो उन बुक्स को प्रॉपर यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, तो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, अरे यार क्वेश्चन नहीं बन पा रहे हैं, मज़ा नहीं आ रहा है। ये एक गलत तरीका है, ये एक सही अप्रोच नहीं है। तो सही तरीका क्या है, सबसे पहले जो आपको मॉड्यूल्स मिले हैं, जो क्वेश्चन बैंक आपको इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड कराता है, पहले आप उन पे फोकस करिए, ठीक है। उससे पहले आपकी थ्योरी स्ट्रांग होनी चाहिए। उससे भी पहले जब आपने टीचर का लेक्चर सुना तो वो बहुत ध्यान से सुनना बनता है। तो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ा जाता है, और स्टेप यही हैं। सबसे पहले आप डीपीपीज, देन मॉड्यूल्स, ठीक है, और उसके बाद पीवाईक्यूज सबसे एंड में मैं क्यों कह रहा हूँ, उसका रीज़न है, बहुत से पीवाईक्यूज आपस में इंटरलिंक होते हैं। तो हो सकता है आपने एक टॉपिक पढ़ा है, अभी दूसरा पढ़ना बाकी है, तो अब आप क्वेश्चन नहीं लगा पाए, तो आप तो यही सोचेंगे ना कि मैं देखो क्वेश्चन नहीं लगा पाया, तो आपके अंदर एक नेगेटिविटी आती है। आप ये नहीं सोचेंगे कि मैं क्यों नहीं लगा पाया, आप ये सोचेंगे नहीं लगा पाया। तो इसलिए मैं यही कहता हूँ कि पहले भाई पूरा चैप्टर अच्छे से देख लो, फिर उसके बाद पीवाईक्यूज के बारे में सोचो। तो पहले डीपीपी, देन मॉड्यूल, देन पीवाईक्यू। ओके सर। सर मेरा भी एक क्वेश्चन है आपसे
जैसे कि लोग आपको बोलते हैं गॉड, बोलते हैं किंग, बोलते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो उसको लेके आपका क्या है सर सीन? आपको क्या? ऋतिक, मैं इसमें सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि मैं ये बच्चों के रिस्पेक्ट देने का तरीका होता है, उनके इस रिस्पेक्ट देने के तरीके का मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन फिर भी मैं इन चीज़ों को थोड़ा सा इग्नोर करने की कोशिश करता हूँ। मुझे मतलब ये मतलब ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, बिकॉज़ देखिए टीचर क्या होते हैं, टीचर अपने स्टूडेंट के रोल मॉडल होते हैं, तो उनको मॉडेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। मैं चाहता हूँ कि उनको मुझसे एजुकेशन के अलावा एक मॉडेस्टी भी मिले, क्योंकि वो लाइफ में उनके बहुत काम आएगी। और कुछ मेरा ये अपना व्यू है, पर्सनल ओपिनियन है कि कि इंसान को एक्चुअल में ज्ञान का अहंकार होने से अच्छा है कि अहंकार का ज्ञान हो। तो मैं चाहता हूँ कि आज से 20 साल 30 साल बाद जब मैं पढ़ाना शायद छोड़ चुका हूँगा, तब अगर मुझे याद किया जाए तो कैसे याद किया जाए, तो मैं यही चाहता हूँ कि बच्चा कभी उसके सामने केमिस्ट्री आए तो वो सिर्फ केमिस्ट्री को देखते ही उसके सामने जो चेहरा नज़र आए वो एक मेरा भी चेहरा नज़र आए। ठीक है, बस मैं इतना चाहता हूँ। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा रिवॉर्ड होगा। दूसरी बात, कभी कभी मैं देखता हूँ जैसे विक्ट्री सेलिब्रेशंस होते हैं, तो उसमें बच्चा आकर के बोलता है कि यार देखिए हमारी इतनी अच्छी रैंक आई, हमें इन टीचर ने पढ़ाया, उनमें से एक अमिताभ सर भी हैं। ये सुनने में मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है, बजाय इसके कि कोई मुझे गॉड किंग बोले। ठीक है, अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है सुनने में, किसको बुरा लगेगा भाई। लेकिन तब ज़्यादा खुशी होती है जब विक्ट्री सेलिब्रेशन में बच्चा अपनी सफलता का एक क्रेडिट मुझको भी दे रहा होता है, तो वो ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है। फाइनली सर हमने मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर कर लिए, जितने क्वेश्चंस हमें लगे जेन्युइन है एंड कुछ कम टाइम में हम कवर कर सकते हैं। बाकी यार किसी का भी अगर कुछ भी क्वेश्चन रह गया या फिर सर से पूछना चाहते हैं तो आप अपने कमेंट्स में क्वेश्चन शेयर कर सकते हैं। अगर मेरे को लगा सही बहुत सारे क्वेश्चंस आ जा रहे हैं देन सर के साथ और एक वीडियो अपन रिकॉर्ड कर लेंगे। एंड फाइनली सर थैंक्स अ लॉट सर, आपको मैंने अप्रोच किया एंड फाइनली आपने इंटरव्यू के लिए हाँ भी कर दिया एंड मीन्स अ लॉट सर। बहुत बच्चों का बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे इस इंटरव्यू से। थैंक्स अ लॉट सर। अरे थैंक यू थैंक यू, मुझे भी अच्छा लगा, इस बहाने बच्चों की कुछ क्वेरीज थी वो क्लियर हो गई, तो अच्छा लगा मुझे। हाँ सर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच ऋतिक, थैंक यू ऑल ऑफ यू। आप लोगों का इतना प्यार मिलता रहता है, आगे भी मिलता रहे, बस मैं यही चाहूँगा। ठीक है, और दिवाली को अच्छे से एंजॉय करिए। ऑल द बेस्ट, विश यू हैप्पी दिवाली, विश यू वेरी हैप्पी दिवाली। थैंक यू सर। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना एंड ज़रूर से लाइक शेयर सब्सक्राइब वगैरह वगैरह करके जाना। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।